गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रफ कंसल एंड सो आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज़ के आज के सेशन। इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज़ बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपने न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। कल वाली एक दो बातें कि आपको जो है वीडियो थोड़ी सी बड़ी कर दी मैंने, 30 मिनट्स के आसपास कर दी थी, और जो टैक्स वाली मतलब जो लॉ वाली कुछ बात होती है वो हम संडे को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि कल एक जो है लॉ था, तो मतलब सॉरी केस था, तो उसके अंदर वो हम समझ लेंगे संडे को। और आज के दिन भी फर्स्ट ही न्यूज़ के अंदर एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस है, लॉ है, तो उसको हम अभी समझ लेते हैं क्योंकि सब कुछ संडे पे छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले इसे स्टार्ट करेंगे, टैक्स ऑन इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स। भाई क्या हुआ है बेसिकली, गवर्नमेंट मूव्स टू एक्स रेट्रो क्लॉज इन 2012 टैक्स लॉ। तो यहाँ पे एक्स का मीनिंग समझते हैं। एक्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट लाई है, यानी कि गवर्नमेंट जैसे एक्स होती है, एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से हम कुछ मार सकते हैं जैसे। तो गवर्नमेंट ये रेट्रो क्लॉज जो भी है, मान लो टैक्स का एक क्लॉज है वैसे तो, बट आप मान सकते हैं अभी के लिए कुछ भी है, तो ये चीज़ लेके आई है। इस लेके आने के लिए वर्ड एक्स लिखा है। कई बार हम मतलब इसको जो आपका लॉ है उसका पार्ट मान लेते हैं, तो ये बस एक वर्ब की तरह यूज़ किया है यहाँ पर। अब ये आपका ये लेके आई है। अभी क्या क्लॉज है, इसके अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट ट्रांसफर समझना पड़ेगा। इसको हम पूरा डिटेल में इधर लेके आके समझते हैं। अब इसका मीनिंग ये हुआ आपका, ये अब इसका मीनिंग ये आपका कि सबसे पहले एक पेरेंट कंपनी है, या आप एक पर्सन भी मान सकते हैं, पेरेंट कंपनी मान सकते हैं। तो या सिर्फ पी लिख देते हैं, पेरेंट कंपनी या फिर पर्सन, या फिर P/P पेरेंट कंपनी या फिर पर्सन। उसकी मान लेते हैं एक कंपनी है सब्सिडरी, उसकी एक कंपनी है सब्सिडरी। अगर एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है उसको इनडायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। जो ट्रांजैक्शन होगा, एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, ये मैंने जो सिंबल बनाया ट्रांजैक्शन के लिए होता है। तो मान लो ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसके बाद ये सब्सिडरी का जो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इतना चेंज हो जाए कि प्रमोटर उसकी सब्सिडरी बचे ही ना। तो सब्सिडरी बनने के लिए क्या होता है कि आपके पास 50% से ज़्यादा, 50% या फिर 50% से ज़्यादा आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए। जैसे मेरी कोई कंपनी है, मान लो मेरा चैनल है, मैं 50% किसी और को बेच दूँ कि टाटा वालों आ जाओ और मैं 50% खरीद लो मेरे चैनल का, तो अभी मेरे पास 100% है मेरे चैनल का, बट तब मेरे 50% बचेगा, तब मेरा चैनल, मेरा ओनरशिप नहीं रहेगी, मतलब ओनरशिप तो रहेगी पर सब्सिडरी बन जाएगा मेरा चैनल। अब मान लेते जो पर्सन जो भी था उसकी सब्सिडरी थी पहले ये वाली कंपनी, अब इसने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया कि अब से ये सब्सिडरी नहीं बची। मान लो फिर थोड़ा कुछ शेयर मान लो सेल कर दिया, तो उस समय से मान लो सब्सिडरी नहीं बची, तो उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब इनडायरेक्ट ट्रांसफर ये तो मतलब जनरलाइज सेंस में हो गया, पर इनडायरेक्ट ट्रांसफर जनरली हम रेफर करते हैं जब कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रहा हो, कि यहाँ की किसी कंपनी ने, मान लो कि जैसे रिलायंस की कोई कंपनी है, तो उसका कुछ स्टेक वगैरह है जो बाहर की कंपनी में जाके सेल हो जाए। तो इस तरह से इंडियन असेट का हमें लिखा भी हुआ है, इंडियन असेट का जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है, क्योंकि रिलायंस की कंपनी इंडिया का असेट है एक तरह से, तो इंडिया का जो असेट अगर इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है तो उसके ऊपर कुछ टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर आपको टैक्स लगाने के दो तरीके होते हैं, मतलब एक तो अगर आपका नया टैक्स लग रहा है उसके दो तरीके होते हैं बेसिकली। आपका टैक्स उसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आपका नॉर्मल तरीका, कि आज जैसे मान लो मोदी जी ने बोला था जीएसटी के बारे में कि जीएसटी अब से लगेगा, तो इस तरह से जो अब से लगने वाला बात होती है वो एक फॉर्मेट हो गया टैक्स लगाने का। दूसरा फॉर्मेट होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफाइड डेट बता देंगे। मान लो कि उन्होंने बता दिया, मान लो जीएसटी के लिए वो ऐसा करते कि 1 जनवरी मान लेते हैं अभी के लिए 2010 मान लेते हैं, 2010 बोलते हैं, सीधा 2018 में आया था, 2017-18। तो इस तरह से बेसिकली वो ये बोलते हैं वहाँ पर कि 2010 से जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके ऊपर आपने जो भी पहले जो किसी दूसरी फॉर्म का टैक्स दिया था, मान लो जैसे सेल्स टैक्स चलता था पहले, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब चलते थे, वो सब आपको रिफंड हो जाएगा और आपको जो भी जीएसटी है वो उस टाइम से पे करना है। तो इस तरह से ये होता, अगर ऐसा होता तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहलाता है, कि आपको आज के नेचर की जो भी ट्रांजैक्शन है, जो इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, वो आपको उनके ऊपर टैक्स आपको बहुत मतलब 10 साल 15 साल इतने पहले से देना है। तो इस तरह से बेसिकली दूसरा फॉर्मेट हो गया टैक्स लगाने का, या आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बोल सकते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इन्होंने लगाई है इस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट, कि अगर आप इंडियन एसेट्स का इनडायरेक्ट ट्रांसफर करती हैं जैसे कंपनीज करती रहती हैं, तो उसके ऊपर आपका जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगेगा 2012 से। तो यहाँ पे इन्होंने डेट बता दी, मैंने आपको बताया था। अब ये पूरा जो आपको कवर्ड है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बोला है यही कि आपका आईटी का बिल उन्होंने लॉन्च किया है, मतलब बिल के अंदर क्या बेसिकली यही सब लिखा है। अब टैक्स ऑन इंडायरेक्ट ट्रांसफर ऑन इंडियन असेट्स फ्रॉम May 20, 2012। तो बेसिकली बहुत ही डिबेटेबल सी डेट है, क्योंकि
26 मई के आसपास ये एक बहुत ही बड़ी ट्रांजैक्शन अकर हुई थी। हालांकि उस पर टैक्स वगैरह उसके हिसाब से रीपे मतलब ढंग से पे हुआ था, बट हाँ अगर ये लग ही रहा था तो 2 दिन पहले से लग सकता था। बट हाँ अभी जो भी है मई 28 2012 के आसपास जो है ये अब से इनके ऊपर टैक्स लगेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। टैक्स डिमांड रेज्ड ऑन ट्रांजैक्शंस बिफोर मई 28 टू बी नलिफाइड। तो वही सीधी सी बात है कि कुछ जो लोग थे वही मई 26 वाली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ डिमांड कर रहे थे कि वहाँ पे भी टैक्स लगाओ, कि कम से कम मतलब आप मई 28 से तो लगा रहे हो बट आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को क्यों छोड़ रहे हो, फिर तो मई 26 से ही कर दो। तो उस तरह से बेसिकली कहना चाह रहे थे, बट इन्होंने बोला है कि जो भी आप डिमांड कर रहे थे इससे रिलेटेड कि बिफोर मई 28 से रिलेटेड उसको नलिफाई कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो ये बेसिकली आप इसको समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ थी। और इसके अंदर मेन इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि आपके एफडीआई का इंपैक्ट पड़ेगा, कि जो मैंने आपको केएन इंडिया का वोडाफोन का केस बताया था, मैंने आपको बताया था उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ टैक्स के अंदर मतलब चेंजेस करेगी। मैंने नहीं बताया था, वो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आया ही था। तो वो टैक्स के अंदर चेंजेस करेगी कुछ, उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट टैक्स जो मतलब इतना सारा उनको जो फी है वो देनी पड़ेगी, देनी पड़ती है उस टाइम, वो बच जाएगी। तो ये बेसिकली वही चेंज है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि मूव्स पेव्स वे फॉर सेटलिंग लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब केस विद वोडाफोन ग्रुप एंड केयर एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था इसी ग्रुप से और केयर एनर्जी से निकलने के लिए कुछ ये करेंगे, वो इन्होंने कर दिया। अब रिटेल ओनरशिप इन एनएससी लिस्टेड कंपनीज एट ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि रिटेल ओनरशिप मैंने आपको बताया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि 2 लाख से कम इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके अंदर कितना इन्वेस्ट करते हैं, वो आपकी रिटेल ओनरशिप होती है। इससे बेसिकली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली कंज्यूमर बेस ही होते हैं। मान लो जैसे रिलायंस है, रिलायंस के अंदर अगर मैंने इन्वेस्ट करा तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि मेरे पास सिम भी जियो की होगी अगर मैं 2 लाख से कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उस तरह से डिजाइन होता है एक मतलब मास प्रोडक्शन वाली कंपनी का। तो रिटेल जो आपको ओनर्स होते हैं वो आपको दिखाते हैं कि आपकी कंपनी का ट्रस्ट कितना है, यानी कि ब्रांड कितना है। हालांकि अब इस टाइम पे अगर हम करंटली 2021 की बात करें तो इतना फॉल्स ये पिक्चर थोड़ी प्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि इस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बस प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, वो कंपनी का ये नहीं देख रही कि कंपनी क्या करती है। मतलब कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कंपनी क्या करती है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, फटाफट गेंस जैसे ही हुआ थोड़ा सा ऊपर के आपने निकाल लिया। पर मैं आपको एक मंत्रा बताता हूँ, मतलब मेरे को भी किसी से बताया था ये, तो उसके अंदर ये होता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से मजे के लिए आपको आना है उसके अंदर, तो आप ना ही आए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपको लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे फिर। तो ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया, क्योंकि अगर आप रिटेल ओनरशिप को इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तो ये ईजी रहेगा, क्योंकि ये रिटेल ओनरशिप या रिटेल इन्वेस्टर्स की डे की कहानी होती है इस तरह। रिटेल ओनरशिप इन एनएससी लिस्टेड कंपनीज एट ऑल टाइम है। तो एनएससी के ऊपर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं और छोटी कंपनीज भी मतलब, तो वो उनके अंदर जो है रिटेल का ओनरशिप जो है बढ़ने लग रहा है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग रहे हैं। अब इन्होंने टोटल क्वांटम बताया, क्वांटम मतलब साइज, टोटल क्वांटम कितना है रिटेल ओनरशिप का, तो 7.18% के आसपास ये पहुंच गया है, और न्यू लिस्टिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको पता ही है न्यू लिस्टिंग जोमेटो 38 टाइम सब्सक्राइब हुआ, और आपका ग्लेनमार्क का आईपीओ 45 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इस तरह से जो बड़े बड़े आईपीओ इतने बार सब्सक्राइब हो रहे हैं, उसके अंदर रिटेल पोर्शन भी बहुत ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। तो सब मिला जुला के जो है न्यू लिस्टिंग मतलब जिन बड़ी बड़ी कंपनीज के नए आईपीओ आए, आईपीओ की वजह से, और जो पहले भी चल रहा था उसकी वजह से, जो कंपनी के अंदर चल रहा था जो भी, उसकी वजह से जो रिटेल का शेयर 7.18% पे चला गया। तो यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे इन्होंने ग्राफ के उससे प्रेजेंट किया है। तो ये ऑलमोस्ट 8% से कभी ऊपर नहीं गया, 7% के आसपास भी इसी बार टच हुआ है, 7% से कम ही रहता था। तो इसको अभी याद कर लेंगे, जून 2016 से 7% से कम ही रहता था। ये भी आप देखेंगे 6 to 8 का ग्राफ है, तो यहाँ पे बीच में 15 पिक्सल्स हो गए आई थिंक, तो ये आपका 2/15 का 1 पिक्सल हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 7 से कम ही रहेगा यहाँ पर। अब ये ईडी नोटिसेस टू फ्लिपकार्ट/फाउंडर्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लिपकार्ट एक केस के अंदर वापस से फंस गया है। इसके अंदर क्या हुआ है कि मैं आपको पहले केस ही बता देता हूँ, फिर ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो समझते हैं। फ्लिपकार्ट ने क्या हुआ है, एक फ्लिपकार्ट के अंदर एक कंपनी WS रिटेल, उसने इनवाइट किया, उसने बोला कि आप आओ और हमारी मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको आपको पता है फ्लिपकार्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, तो आप एज अ रिटेलर आप उसके ऊपर सेल करें। तो WS रिटेल था, वो था भी ऐसी कंपनी, बट क्या किया उन्होंने, मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारा जो चल रहा है सही चल रहा है। तो वो उन्होंने मना कर दिया, बट फ्लिपकार्ट उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो गया कि उसको लाना ही लाना है। तो फ्लिपकार्ट ने उनको बोला कि आप हमें दे दो अपने जो आपके गुड्स हैं कुछ हमें दे दो ट्रायल के लिए। और फिर क्या किया फ्लिपकार्ट, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि फ्लिपकार्ट ने क्या किया फिर कि WS रिटेल नाम से खुद से स्टोर बनवा दिया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और फिर उसके ऊपर जो वो कुछ जो सैम्पल प्रोडक्ट्स आप उनको कह सकते हैं, तो जो सैम्पल प्रोडक्ट्स है आपके, वो उन कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वापस से उसने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर दिया WS रिटेल के नाम से।
तो ये बेसिकली यहाँ पे मेनली हुआ है। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि आपकी राउटर्स रिपोर्ट जो है वो बेसिकली इसी के अंदर काम करती है, इसी सब चीज़ों के अंदर, ऑनलाइन रिटेलिंग और इस सब के अंदर, मतलब काफ़ी सारे फंक्शन है, इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन। तो ये जो है परफॉर्म करती है। इन्होंने बोला है कि हालांकि इनके ऑपरेशंस 2015 में क्लोज हो गए थे, जो इस नाम से स्टोर बना था, जो कह रहे हैं ये फ्लिपकार्ट वालों ने खुद ही बनाया था। तो हालांकि इसके जो ऑपरेशन है वो 2015 में क्लोज हो गए थे, बट अब इसके ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट जागी है। अब इन्होंने क्या बोला है बेसिकली कि जो आप ये ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है आपकी कि फ्लिपकार्ट आपकी ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया के अंदर ओन्ड हो, तो फ्लिपकार्ट को एफडीआई लॉज से कंपैटिबल रहना पड़ता है। एफडीआई लॉज के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपको जो है, मतलब अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप पैसा रेज करते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट ने किया ही हुआ है, क्योंकि फ्लिपकार्ट वैसे तो इंडिया की कंपनी है, मतलब अब उसके अंदर अब देखेंगे, मैं ये बताऊँ आपको, वॉलमार्ट ओन कंपनी है। तो वॉलमार्ट ओन कंपनी मतलब सीधी बात है एफडीआई हो गया। तो एफडीआई के कुछ लॉज को इनको हर लॉ को मतलब इनको सेटिस्फाई करना, तो हर लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए अब एक लॉ, वन ऑफ द लॉज ये है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसी इंटरनेशनल रिटेलर से आपको सेल करवाने के लिए। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोल रही है, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, गवर्नमेंट की बेसिकली वो ब्रांच है जो आपके फाइनेंशियल जो लॉज है, इकोनॉमिक लॉज है, उनको एनफोर्स कराने का काम करती है। इसका नाम में आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये जो होता है आपका, इन्होंने क्या किया, नोटिस इशू किया है फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स को। क्या किया इन्होंने कि आपको 1.35 बिलियन, और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 मिलियन के आसपास ये हो जाता है। मतलब अगर रुपीज़ के अंदर देखेंगे 100 बिलियन रुपीज़, तो 100 बिलियन रुपीज़ को आपको क्यों नहीं पे करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ आपका फाइन के रूप में, आपको क्यों नहीं पे करना चाहिए, आपने इतना गलत किया है 2015 से, और अब तक इंटरेस्ट भी जोड़ के ही लेंगे। तो फ्लिपकार्ट सेड इट इज़ इन कंप्लायंस विद इंडियन लॉज। तो फ्लिपकार्ट ने वही यही बोला है कि वो इंडियन लॉज के कंप्लायंस के अंदर है यहाँ पर। अब देखिए, तो व्हेन वर्क फ्लोज कस्टमर सक्सेस ग्रोज, तो अभी क्या हुआ आपके सेल्सफोर्स और स्लैक, अभी यहाँ पे प्लस बना हुआ बीच में, ये बेसिकली क्या है कि आपका सेल्सफोर्स ने स्लैक के अंदर अक्वायर कर लिया 22%। अब इससे तो आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, तो इसके अंदर हम समझ लेते हैं कंपनी क्या क्या काम करती है। मैंने भी खुद गूगल करके निकाला है, मेरे को सब कुछ नहीं पता था कंपनी के बारे में, तो एक गूगल करके मैंने थोड़ा निकाला। इसके अंदर देखिए आपको, मैंने आपको जो इनका शेयर प्राइस है वो बताता हूँ। सबसे पहले शेयर प्राइस ये रुपीज़ के अंदर है, ये हालांकि यूएस बेस्ड कंपनी से दोनों, इनका डॉलर में था, मैंने कन्वर्ट करके बताया। तो आपका रुपीज़ के आसपास इसका चल रहा है आपका 18,556 रुपीज़ के आसपास इसका डॉलर प्राइस चल रहा है, मतलब शेयर प्राइस चल रहा है यहाँ पर। अभी क्या करती है कंपनी, ये सीआरएम मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के अंदर काम करती है। सीआरएम का मतलब हुआ आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्लेटफॉर्म्स या ऐसे मैनेजमेंट के सिस्टम हो गए, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अब अपनी कंपनी के जो भी आपके जो कस्टमर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से मैनेज, कि मान लो नई क्वेरी कोई आई तो उसको जो फटाफट सॉल्व कर दिया। इस तरह से आपके कस्टमर का जो भी फीडबैक है उसको एनालाइज करना, कि जो मान लो कस्टमर ने 4.4 रेटिंग दी, तो 4.4 क्यों दी, 4.5 क्यों नहीं दी। तो ऐसे सब जो आंसर्स हैं वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम आपको दे के देता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं सेल्स फोर्स वाले, कि आपको थोड़ा बहुत अब नाम से भी आइडिया लग रहा होगा, सेल्स इसके अंदर आ रहा है कस्टमर से। अगर आप कस्टमर से रिलेशनशिप रहते हैं तो आपकी सेल्स इंप्रूव करती है। तो जो आपके सेल्स फोर्स ने ये जो आपकी CRM का सिस्टम है ये बनाती है, वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ये बनाती है। अब स्लैक क्या करती है, स्लैक बेसिकली ये भी बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी के अंदर काम करते हैं, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर काम करते हैं। ये मैसेजिंग के अंदर इनका मेन काम रहता है। इनका काम क्या है कि आपका मैसेजिंग, जैसे बिजनेस मैसेजिंग का मतलब होता है कि आप डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्क हो रहा हो और आपका जो भी मैसेजिंग का काम हो, जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट ने बोला कि आप प्रमोशन डिपार्टमेंट से कि इस बार परचेज में हमें ज़्यादा पैसा लग गया, कि आप थोड़ा सा इंटेंसिव प्रमोशन कम करें, आप थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर फ्री प्रमोशन के ऊपर फोकस ज़्यादा करें। तो ये जो बेसिकली ट्रांजैक्शन वाली बात है, मतलब मैसेजिंग वाली बात है, तो ये वो उसको फैसिलिटेट कराता है। और साथ ही साथ आपको अगर मैं कुछ जैसे मान लो स्पेसिफिक कंज्यूमर्स के ऊपर, मान लो मैंने अपना एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया, उसके अंदर मैंने पेड रख दिया उसको, तो उसके अंदर क्या होगा, फिर मेरे को मान लो जो पेड कस्टमर्स हैं उनके अंदर उनसे बात करनी, मान लो हालांकि उसके अंदर वीडियो जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड है, मेरे को लाइव कभी जाना ही नहीं उनके साथ, बट फिर भी मेरे को कुछ अगर बात करनी है, कुछ जो उसके पेड मेंबर्स हैं, तो मैं उसको मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू बात कर सकता हूँ। और मतलब मेरे को उनके ऊपर कोई पर्सनल डिटेल्स उनकी चाहिएंगी नहीं, शेयर नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर मेरे को व्हाट्सएप पे बात करनी पड़ती है तो मेरे को अपना नंबर शेयर करना पड़ता है, इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, आप 3349 इनका, वही मैंने आपको डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करके इनका शेयर प्राइस बताया। हालांकि इसका 22% तो इन्होंने एक्वायर कर लिया। तो मैं आपको, अगर आपको इन्वेस्ट करना है यूएस मार्केट्स के अंदर और इन्हीं दोनों कंपनीज के अंदर, मतलब ये ऐसे कोई करेगा तो नहीं, बट हाँ अगर कोई करना भी चाहता है तो मैं यही बोलूँगा इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, इसके अंदर अपने आप ही हो गया। तो ये आप इसको कर सकते हैं।
अब ये आगे चलते हैं प्रॉपर्टी सेक्शन, इसके अंदर क्या होता है आपकी पॉलिटिक्स बेस न्यूज होती है। इसके 2 पेज जाते हैं डेली बेसिस पे, इसको हम दोनों पेज को जो है स्किप करते हैं, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। और 2 पेज तो आती हैं इसके। अब इसके बीच में कल क्या था, इसके बाद था, आज इसके बीच में एक छोटा सा एक और दिया हुआ है, मतलब एम वाई ऐप का। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट और वगैरह ऐसे ही ऐप है, आप चाहे उसको देख सकते हैं, बट हम अब अपने पर्पस के लिए इसको स्किप करेंगे। अब यहाँ पे ब्रांडिंग कंटेंट डिजायर का क्रिएटिंग डिजायर का एक नया पेज इन्होंने ऐड किया है। अगर ये रोज रहता है तो मेरे हिसाब से अच्छा ही परफॉर्म करेगा, मतलब अच्छा ही रहेगा। बट इसके अंदर जो ये आज इसके अंदर जो बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, इसके अंदर क्या होगा आपका कि कृष्णा का आईपीओ जो क्लोज होने वाला है, ये मैंने आपको बताया था। और कृष्णा का नहीं, 4 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। वो सेम डेट को ही ओपन हुए थे, सेम डेट को ही क्लोज हो जाएंगे आपके 4 से लेकर 6 अगस्त को। 4, 5, 6 3 दिन ओपन रहे थे आपके 4 कंपनीज के आईपीओ। मैंने आपको कल उसकी डिटेल में मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा ये बताया था कि वो क्या क्या कंपनी काम करती है। तो इसके अंदर ये क्या करती है, ये आपकी पैथोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली आप लेमन लैंग्वेज बोले तो मेडिकल सर्विसेज के अंदर ही काम करती है। टाटा मोटर्स एक्सपेंड्स पेंट अप डिमांड टू ब्राइटन सेल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो क्या हुआ इन्होंने पेंट अप डिमांड टू ब्राइटन सेल्स कि मतलब आपका जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो उनके सेल्स को ब्राइटन करेगी। अब डिमांड का बढ़ना और सेल्स का बढ़ना दोनों अलग बातें हो सकती हैं, क्योंकि मान लो डिमांड बढ़ी और जो आपका कस्टमर का बेस बना उसको लग रहा है कि नहीं प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, हालांकि हमें चाहिए, अभी डिमांड है हमारे पास, बट जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है तो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो आपकी डिमांड बढ़ी वो आपकी सेल्स बढ़ने के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये बेसिकली ये होता है। इस यहाँ पे क्या है, टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट करिए कि दोनों काम हो जाएंगे यहाँ पर। दोनों काम हो भी सकते हैं और टाटा मोटर्स जिनकी इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू है उसके हो भी सकते हैं। तो इस तरह से इसको देखें। अब इसके अंदर क्या होगा, आपका पेंट अप डिमांड हुई है ब्राइटन सेल्स करने के लिए बोला जा रहा है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, कि आपकी जो होली दिवाली और आपके अभी तो रिसेंटली राखी वाकी इंडिपेंडेंस डे ये सब भी आ गया, तो अगस्त वगैरह पूरा सीजन ही चलता है पूरे फेस्टिवल्स का। तो इसके अंदर ये कहना चाह रही है कि टाटा मोटर्स और ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, ये जो है ग्रो कर सकती है वापस से। इनकी जो डिमांड है कम से कम स्टेबिलाइज हो सकती है, कि जितना इनको लॉसेज हो रहे हैं ओवर द रिसेंट ईयर्स वो इनको जो है स्टेबिलाइज हो सके। तो आप इसको देखते हैं इस तरह से। अब आगे चले तो आगे कंपनीज एंड इकोनॉमिकल सेक्शन है, इसको हम अभी के लिए स्किप करते हैं। हालांकि इसको वो नाम से लग रहा होगा कि मतलब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, बट अभी मैं आपको एक और पेज के ऊपर लेके चलता हूँ, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। अभी आपका एल&टी का यहाँ पर ऐड है पूरे पेज के ऊपर, क्या इन्होंने प्रेजेंट किया है कि कितना इनको प्रॉफिट हुआ। ऑर्डर बुक का एक मतलब होता है कि कितने इनके पास नए ऑर्डर्स हैं, मतलब अगले साल के लिए कितना इनका रेवेन्यू अभी से इनके पास उसके ऑर्डर्स आ रखे हैं। पीबीडीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ग्रुप टर्नओवर का मतलब है कि टोटल ग्रुप का कितना टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स। ग्रुप क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये एल&टी है बहुत बड़ी कंपनीज का एक ग्रुप है, कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं, तो कॉन्ग्लोमेरेट है। न्यू बेसिकली मतलब हुआ कि न्यू कस्टमर्स को कितना इन्होंने ओवरकम किया, मतलब क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स में यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, क्लाइंट्स बोलना चाहिए, कि न्यू क्लाइंट्स को कितना इन्होंने रीच किया यहाँ पर। तो ये बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर चलते हैं टाइम सेंटर के ऊपर। तो ये तो आपको पता ही इसके ऊपर क्या होता है, टाइम सेंटर जहाँ पे लिखा हो मतलब होता है कि एड्स आते हैं। तो ये बेसिकली पूरे आप देख भी सकते हैं वैसे भी कि पूरे यहाँ पर यहाँ से लेकर और ऊपर तक मतलब पूरे एड्स ही थे। तो इसको हम पूरे को स्किप करेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है आपके कंपनीज पर्सनल प्रोडक्ट सेक्शन है, इसको हम एक बार के लिए छोड़ते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर 4th 5th पेज पे आते हैं तो अच्छा होता है, 6th 7th पेज जो उसके बाद आते हैं तो ये बेकार होता है। अभी हम क्या चल रहे हैं, अभी हम ईटी मार्केट सेक्शन के ऊपर चल रहे हैं, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर वो हो जाता है तो मतलब उसके पास टाइम वगैरह बचता है तो हम इसके ऊपर आते हैं वापस से। ईटी मार्केट सेक्शन के ऊपर चलते हैं, शायद नेक्स्ट ही पेज होगा, नेक्स्ट पेज तो नहीं, ये वाला बीच में रह गया। मूवी थिएटर्स शुड सी रिकवरी फ्रॉम अक्टूबर। तो अभी एक ही न्यूज़ थी तो मैंने इसलिए बीच में ऐसे ही बोल दिया कि आपके जो मूवी थिएटर्स हैं वो रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर से। हालांकि वो ओपन अब हो चुके हैं, तो अब अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर इनको टाइम लगेगा बेसिकली आपके रिकवर करने में। तो ये बेसिकली सबसे मस्ट वाइज रहता है, इसके अंदर आपको ये डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटीज, इन सब से रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करना है तो आपको ये पढ़ना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए तो एफपीआई कट एक्सपोजर टू लेंडर्स इन जुलाई अमिड राइजिंग स्लिपेजेस। तो अभी क्या हुआ, स्लिपेजेस का मैंने आपको मीनिंग बताया था। अब लेंडर्स समझती ये बात समझ में आती नहीं है इतनी, इसलिए मैंने आपको 2-3 कलर से मार्क कर रखा है। सॉरी, इसके अंदर आप देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि एफपीआई मतलब आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कट एक्सपोजर का मतलब है इन्वेस्टमेंट वो कट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं लेंडर्स के अंदर। लेंडर्स समझ में नहीं आता, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, लेंडर्स का मतलब होता है बेसिकली बैंक्स। तो आप इसको आप समझ लेंगे कि इनका बेसिकली मीनिंग हुआ बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ बैंक से लोन दे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लोन दे सकते हैं। तो वो जो भी लोन देते हैं बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर क्या होता है आपके मतलब जो आपके एफपीआई वाले लोग हैं वो एक्सपोजर कम कर रहे हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं ड्यू टू राइजिंग स्लिपेजेस, कि आपका
सॉरी इसके अंदर क्या हुआ, स्लिपेजेस का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था कि आपके नेट जो आपके एनपीएज हैं, एनपीएज का मतलब मैंने आपको पहले बताया है नॉन परफॉर्मिंग असेट, उसके अंदर पिछले साल से कितना राइज आ रहा है वो आपका क्या होता है, बैड डेब्ट होता है। तो बैड डेब्ट के अंदर आपका कितना राइज आ रहा है, पिछले साल कितने थे, इस साल कितने हैं, उनको माइनस कर लो। तो आपका अगर वो पॉजिटिव है यानी कि राइज है तो आपका वो स्लिपेज होता है। तो ये बेसिकली बैंक की एक परफॉर्मेंस को शो करता है कि बैंक अपना डेट कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। HDFC बैंक इंडस इंड पढ़ना चाहिए इसको, मैं भी कई मतलब रिसेंट टाइम्स तक इंडस लैंड पढ़ता था इसको, बट ये इंडस इंड बैंक का नाम है यहाँ पर। टू सी हाईएस्ट इन्फ्लोज ऑन बैंक निफ्टी रीजिक, तो रीजिक का मतलब होता है आपका रीशफल करना, रीअरेंज होना किसी चीज़ का। तो HDFC बैंक और इंडस इंड जो बैंक है, इन दोनों के जो है मतलब बैंक निफ्टी के ऊपर इनकी थोड़ी वेटेज बढ़ गई। अब वेटेज क्या होता है, जिसमें आपको बताऊं, बैंक निफ्टी को मैं पहले छोटे में बताता हूँ, फिर आपको वेटेज के ऊपर लेकर चलता हूँ। निफ्टी बैंक का मतलब होता है आपका कि इसके अंदर आपके बैंकिंग के टॉप स्टॉक्स रहते हैं, कि आपका बैंकिंग के टॉप कंपनीज हो गई उनके स्टॉक्स, जैसे आपका HDFC बैंक, इंडस इंड तो मैंने आपको बता ही दिया, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, PNB हो गया आपका, SBI आपको पता है, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। ये कुछ पॉपुलर बैंक है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, बाकी आप आगे भी देख सकते हैं जो बचे हुए बैंक्स हैं। इसके अंदर बेसिकली 15 बैंक्स आते हैं आपके, और ऐसे काफ़ी सारे इंडेक्स और भी हैं जिसके अंदर थोड़े ज़्यादा बैंक्स आपको कई बार देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप इसके अंदर देखिए ये सारे बैंक्स हो गए। अब इसके अंदर क्या हुआ है, वेटेज क्या होता है, वेटेज के अंदर होता है आपका कि जैसे मान लो आपने इन 15 बैंक्स के अंदर या अपने निफ्टी बैंक के अंदर पैसा डाला, मान लो आपने 100 रुपये डाले, तो 100 रुपये के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपको हर स्टॉक्स का आपको इक्वल प्राइस मिले, क्योंकि अगर आप HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो आपको एक स्टॉक भी नहीं मिलेगा 100 रुपीज़ के अंदर। हालांकि आप 100 रुपीज़ इसके अंदर डालते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके 100 रुपीज़ जितने भी हैं, 100 रुपीज़ मान लो 15 लोगों ने इन्वेस्ट किए, तो उनके मान लो 100 इंटू 15 आपके जो है 15,000 रुपीज़ के आसपास उनके पास पहुंच गए। तो अब ये जो है 100 रुपीज़ जिन्होंने जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं उनके एक प्रपोर्शन के अंदर डलेंगे, इक्वली नहीं डलते। जो 15 स्टॉक्स है उनके अंदर ऐसा नहीं होगा 15 के अंदर एक हज़ार रुपये चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मान लो जो सबसे टॉप पे स्टॉक है उसके ऊपर 2,000 जाएगा, और इस तरह से जो डिक्रीज करते करते थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो लास्ट स्टॉक बचेगा, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, उसके अंदर हो सकता है कि सिर्फ 500 रुपये ही जाए। हालांकि बनता था उसका भी 1,000 रुपीज़ का, बट फिर भी अब जो जितनी आप परफॉर्मेंस करोगे उस हिसाब से आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी। तो आपके पास मान लो जो इस तरह से बेसिकली वेटेज चलती है कि आपको कितना वेटेज मिला, आपको मतलब अब अगर जो कि स्टॉक प्राइस इंडेक्स चल रहा है उसके अंदर अगर आप टॉप पर हैं तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, नीचे हैं तो आपको कम वेटेज मिलेगा। तो इस तरह से बेसिकली वेटेज का कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर। अब वेटेज आपका क्या हुआ है कि HDFC बैंक और इंडस इंड बैंक का जो है वेटेज बढ़ गया आपका, न्यू वेट इनका अब देख सकते हैं ओल्ड वेट से ज़्यादा है आपका, 27 था पहले, 27.8 अब 28.94 हो गया। इसको आप उल्टा ऐसे देखें कि 28 था पहले, अब 29 हो गया, क्योंकि राउंड ऑफ में आप देख सकते हैं। 5.07 था पहले आपके इंडस इंड का, और 5.63 हो गया, यानी कि 0.5% के आसपास बढ़ गया यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी वजह से क्या हुआ है, अब मान लो जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे HDFC और इंडस इंड के बैंक के अंदर, तो इनके जो इनफ्लोज बढ़ जाएंगे कि जितना इनको पैसा स्टॉक से मिल रहा है यहाँ पर। तब इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। निफ्टी टारगेट से स्टैंड एट 16,400 एंड 16,900 आफ्टर द ब्रेकआउट। तो आपके पास बहुत ही बेसिक न्यूज है इसके अंदर। क्या है कि ET ने क्वेश्चन आंसर की सेक्शन किया है आपके इसके साथ, ये अक्सेल की बार और सनम मिर्चंडी के साथ, ये दो बेसिकली स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके, तो इनके साथ इन्होंने एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू किया है। अब यहाँ पे निफ्टी के टारगेट्स इन्होंने स्टैंड करवाए हैं 16,400 16,900 आफ्टर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब यही कि आपका जो है ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये सब लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि बूम चल रहा है बहुत ज़्यादा। अब बूम चलता है तो उसके बाद रिसेशन पीरियड ज़रूर आता है किसी भी सिक्योरिटी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर। अब 2008 देखेंगे तो 2008 के अंदर बहुत बड़ा मार्केट क्रैश था, अब तक का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश उसको बोला जाता है। तो 2007 और 6 के अंदर इतना बड़ा बूम था, उतना अभी भी नहीं चल रहा, मतलब अभी जितना बूम चल रहा है खैर उससे ज़्यादा ही आप कह सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। हालांकि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर देखें तो उससे ज़्यादा ही बूम था उस टाइम, यानी कि आप 2007 के अंदर का ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से था, और 2008 आते ही आपका ये हो गया। तो इस तरह से बेसिकली ग्राफ रहता है ये जनरली कि आपका एक अगर ईयर में राइज होता है तो उसके पास एक जितना बड़ा राइज होता है उतना ही आसपास आप उसको फॉल मान सकते हैं। तो 2022 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके जो स्टॉक मार्केट बबल बन रहा है उसको जो है यहाँ पे गिरा देगा, क्योंकि आपके रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर ज़्यादा है तो वो आपका पैसा ड्रॉ करते हैं वापस से, मतलब निकाल लेते हैं, तो उस वजह से हो सकता है। अब इसके अंदर देखिए तो निफ्टी टारगेट्स जो है, टारगेट्स मैंने आपको कल बताया था कि टारगेट्स का मतलब होता है वो प्राइस जिसके ऊपर आपको अपने जो स्टॉक्स हैं, जो भी आपकी सिक्योरिटी है, उसको सेल कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर टारगेट पे अपना आपका जो है स्टॉक प्राइस चले जाए उसके बाद नीचे ही आएगा, उसे ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको जो सेट करके रखना चाहिए कि टारगेट पे आते ही आपका जो स्टॉक है अपने आप सेल हो जाए।
तो ये आप कर सकते हैं 16,400 16,900 इन्होंने निफ्टी के टारगेट बताए। अब निफ्टी की मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो हिडन सी रहती है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता रहती है। मतलब कई बार पूछते होंगे कि आप जब आपकी इनकम होगी, आपको जो भी पैसा मिलेगा, मतलब मैं कई बार ऐसे सोचता था कि जो है मैं निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा, बट निफ्टी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि निफ्टी आपका, आपने सुना ही होगा, आज हम देख ही लेते हैं कितना चल रहा है। ये आपको क्लोजिंग प्राइस आता है 16,294 चल रहा है, तो 16,294 को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 16,000। तो 16,000 मतलब मान लो हमने राउंड ऑफ कर लिया, और आपका निफ्टी के अंदर एक लॉट होता है 75 शेयर्स का। तो आपको मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको 75 यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। तो आपको 75 इंटू 16,000 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आपको एक यूनिट खरीदना है। तो ये कितने हो गए, तो ये आपके हो गए 1,96,000 के आसपास ही हो गए आपके, 9,06,000 के आसपास ही हो गए आपके। तो इतना अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, और इससे अच्छा मतलब आप किसी और सिक्योरिटी के अंदर डालेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। ये मैं आपको, हाँ, तो अब इसके अंदर बताऊँ मैं आपको, अब मैं बताना क्या चाह रहा था, बेसिकली मैं आपको डराना नहीं चाह रहा था, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आपको जो है इसके अंदर इंडेक्स फंड्स चलते हैं एक चीज़, वो उसका मैं आपको कौन सा बताना चाह रहा था, इंडेक्स फंड। उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, जैसे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो भी है, आपको वेटेज सबका पता ही है कि आपको कितना कितना वेटेज डालना है। अब मान लो मैंने अपना एक फंड निकाल दिया, उसके अंदर मैंने ये लिया, अब इसको कॉपी भी किया, पेस्ट कर दिया कि आप जो मेरे को पैसा दो, मैं बहुत ही कम पैसे के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, और आप जितना निफ्टी के अंदर जो भी वेटेज होंगी, ये बैंक निफ्टी की वेटेज है, इस तरह से निफ्टी की भी वेटेज होंगी, तो निफ्टी की जो भी वेटेज है उसी वेटेज के अंदर मैं आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, और आपको 75 शेयर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 1 शेयर 2 शेयर 100 रुपये 200 रुपये आप जितना डालना चाहते हो उतना डाल सकते हो मेरे बैंक के अंदर, मतलब मेरे फंड के अंदर। तो ये बेसिकली इस तरह से आपके इंडेक्स फंड्स चलते हैं कि आपके इंडेक्स के बेसिस पे आपने अपना फंड बना लिया, म्यूचुअल फंड बना लिया या इंस्टीट्यूशनल फंड बना लिया, उसके अंदर आप उस फंड से क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और आप उसी इंडेक्स के मुताबिक जो उसकी शेयर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी वालों को कोई अलग शेयर मार्केट मिला हुआ है, वही शेयर मार्केट है उनका भी, तो वो आपके उसी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप खुद से कर लो, आपको निफ्टी का चार्ट खुद देखना आता है तो आप देखो उसको, आप वेटेज पढ़ो, उसको समझो अच्छे से, और आप खुद से इन्वेस्ट कर लो, आपको इन फंड्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो आपको काफ़ी सारे आपके माध्यम हो सकते हैं। तो अब इसको इस तरह से देखें। अब इसके अंदर देखिए तो आप आईपीओज ऑफ केमप्लास्ट सनमर अप टू वैल्यू टू ओपन ट्यूजडे। तो ये तो वापस से आईपीओ आ गया आपके, केमप्लास्ट एक आपकी कंपनी है, आपकी एप्टोस एक कंपनी है। तो ये दो भी कंपनीज हैं इनके जो है आईपीओज आ रहे हैं आपके ट्यूजडे को ओपन हो जाएंगे, और इनके यहाँ पर आईपीओ का साइज इन्होंने बताया हुआ है कि आपका 3850 करोड़ का इनका आईपीओ है पहले वाले को केमप्लास्ट का, और एप्टोस का आईपीओ आपका 2780 करोड़ का आएगा, यानी कि 4000 और 3000 आप मान के चल सकते हैं, इतने बड़े बड़े आईपीओ इनके आने वाले हैं। हालांकि ये मतलब नॉर्मल रेंज है आईपीओस की। अगर आप रिसेंट टाइम से जो 4 आईपीओ चल रहे थे तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 2000 से 4000 की रेंज में ही है, मतलब करोड़। तो ये आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब हमारा जो ऑलमोस्ट कवर्ड है पूरा न्यूज़पेपर। अब इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ जो आपको कमेंट करना है, आपको ये जो पूरा पढ़ना है। इसके अंदर अमोंग फूड ट्रेड्स, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कमोडिटी मार्केट होता है। कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, मैं आपको लग रहा हूँ कि आपको नहीं पता पर आपको पता होगा, जैसे आपके जो आपके गोल्ड सिल्वर होते हैं ये सब आपका कमोडिटी मार्केट के अंदर आता है। हालांकि जो MCX होता है आपका NSE-DX होता है, ये बेसिकली 2 कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर। जैसे आपको स्टॉक एक्सचेंज हो गया, स्टॉक एक्सचेंज आप क्या करते हैं, आप स्टॉक्स खरीदते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज से आप कमोडिटी खरीद सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपके फ्यूचर ऑप्शन, वो सब तो अलग बात हो जाती है, बट कमोडिटी के अंदर आपके छोले, राजमा वगैरह, सोयाबीन वगैरह, आपके मस्टर्ड सीड्स, आपके सेसमे सीड्स, कॉटन सीड्स, ये सब कुछ ट्रेड होता है। तो ये बेसिकली इस तरह से आप इसको देखें। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, अब इसके अंदर आपको क्या बताना है कि आपको 5 ऐसी कमोडिटी, मैंने आपको नाम तो बताई दिए, छोले राजमा आपके ये हो गए, कॉटन सीड्स हो गए, आपके सेसमे सीड्स हो गए। इस तरह से जो आपकी 5 कमोडिटी आपको खुद से सिलेक्ट करनी है, मतलब थोड़ी बहुत सर्च करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। सॉरी, इसके लिए आपको क्या करना है, फिर आपको इन कमोडिटीज़ का एक कोड चलता है। जैसे आपको छोले का देखेंगे तो कुछ अलग कोड होगा, राजमा का अलग कोड होगा। इस तरह से आपको जैसे सोयाबीन का देखेंगे तो सोयाबीन का कोड चलता है SOYBN। तो इस तरह से बेसिकली कुछ कोड्स चलते हैं आपके, वो आपको 5 कमोडिटीज़ के कमेंट करने हैं नीचे। 5 नहीं मिले तो 3 कर दो, 3 नहीं मिले तो 2 ही कर दो, मतलब कुछ भी आपको कमोडिटी के आपको जो है कोड्स बना के, मतलब कोड्स बना के नहीं, कोड्स आपको मिल जाएंगे नेट पे ही। तो वो आपके स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, वो आपको नीचे कमेंट करने हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।